नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने भाग 6 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो है दोस्तों हम लोग भाग 7 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा औरंगजेब। मुग़ल सल्तनत चल रहा था, उसमें हमारा टॉपिक है औरंगजेब, जो कि 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है। और दोस्तों, कहा जाता है कि 1707 ईस्वी से ही समझ लीजिए औरंगजेब के पतन से ही हमारा आधुनिक भारत जो है पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमारा अगर कोई आपसे पूछे कि आधुनिक भारत का काल जो है कब से कब तक है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 1707 ईस्वी औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जो है दोस्तों हमारा जो है क्या बोलते हैं, आधुनिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों को लगता है मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर लें, ताकि आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब को 3 नवंबर 1618 ईस्वी के दिन उज्जैन के निकट दोहद यानी वर्तमान में जो गुजरात में है नामक स्थान पर शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल ने जन्म दिया। ठीक है, ये मुमताज़ महल के पुत्र थे। आगे जन्म दिया। आगे उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। ठीक है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़े थे। वीरता व साहस के लिए शाहजहाँ ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि भी दी। औरंगजेब को संपूर्ण कुरान कंठस्थ था, इसलिए उसे हाफिज कहा गया है। ठीक है, उसको पूरा कुरान का नॉलेज था औरंगजेब को, मतलब उसके ज़ुबानी था, मुँह ज़बानी, बिना बुक उठाए वह बोल सकता था, इसलिए उसे हाफिज भी कहा जाता था। ठीक है। चिश्ती संत कलीमुल्ला ने सल्तनत एवं फ़कीरी एक साथ मिलाने के कारण औरंगजेब को पाखंडी कहा है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार करने के बाद दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ। दूसरा राज्याभिषेक भी 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में ही हुआ था। राज्याभिषेक के अवसर पर काजियों ने उसके सिर पर ताज रखने से मना कर दिया। तब काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में फतवा जारी कर ताज रखा। औरंगजेब ने उसे प्रधान काजी एवं सद्र उस सद्र बनाया। ठीक है। सर्वप्रथम फारस के शाह ने औरंगजेब को मान्यता देकर बादशाह स्वीकार किया व एक दूत मंडल दरबार में भेजा। औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिनमें राहदारी जिसे परिवहन शुल्क, पानदारी यानी चुंगी कर आदि प्रमुख अबवाब स्थानीय कर थे। ठीक है, परिवहन शुल्क, चुंगी कर और स्थानीय कर, जिसे हम राहदारी, पानदारी और अबवाब कहते थे। ठीक है, उसे समाप्त कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। औरंगजेब बातचीत में हिंदी की लोकप्रिय कहावतों का प्रयोग करता था। धार्मिक नीति देख लेते हैं। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, तुलादान व झरोखा दर्शन बंद कर दिया।
1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने भी इसके लिए प्रयास किए थे। वह कोतवाल को आदेश दिए कि किसी को इच्छा के विरुद्ध सती ना होने दिया जाए, किंतु औरंगजेब ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, एक काम तो बहुत अच्छा किया। 1663 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। ठीक नहीं था ये। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में एक राज्यादेश द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5 व हिंदू व्यापारियों पर 5% सीमा शुल्क निर्धारित किया। 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में पुनः लगा दिया। ठीक है, आगे 1668 ईस्वी से ही राजपूतों एवं मराठों को छोड़कर सभी हिंदुओं को पालकी या अच्छे घोड़ों की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हथियार रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वेश्याओं को देश छोड़ने के आदेश दिए तथा दरबार में 1668 ईस्वी से होली व दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा 1669 ईस्वी में अपने शासन के 11वें वर्ष में बंद कर दी। 1669 ईस्वी में बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों व पाठशालों को तोड़ने की आज्ञा दी। 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, जिसे हम वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो बना हुआ था दोस्तों, मथुरा का केशव देव मंदिर, उसको तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। यह औरंगजेब का आदेश था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग कोट करके पढ़िएगा। औरंगजेब ने मथुरा के दाऊजी महाराज मंदिर को 5 गांव एवं बनारस के मंदिरों को भूदान दिया था। ठीक है, देखें, एक तरफ तोड़ भी रहा है, एक तरफ भूदान भी दिया रहा है। वाह, क्या मेंटेलिटी है। 1669 ईस्वी में मुहर्रम बंद करवा दिया तथा 1670 ईस्वी में अपना जन्म दिवस मनाना भी बंद करवा दिया। 1679 ईस्वी में हिंदू शासकों को टीका देने की प्रथा बंद कर दी। औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की, जो उसकी असहिष्णु व जिहादी मनोवृत्ति का प्रतीक था। हिंदुओं को नौकरी देने के संदर्भ में उनका कहना था, दुनियावी मामलों में धर्म का क्या लेना देना। सही बात। देहरादून के गुरु रामदास गुरुद्वारे को औरंगजेब ने अनुदान दिया। औरंगजेब को इस्लामिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर तथा सादगी पूर्ण जीवन के लिए शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब कठोरतम मुगल शासक था। ठीक है, बहुत ही कठोरतम था। औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मज़ार तथा कब्रों पर दीपक जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी। औरंगजेब हिंदू वैरागी शिवमंगल दास महाराज का तत्व मीमांसा पर प्रवचन सुनने जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत 33% हो गया था। यह मुगल काल में सर्वाधिक था। इनमें भी सबसे ज़्यादा मराठा व दक्षिण के अमीर थे। मुहतसिबों की नियुक्ति, आइए देखते हैं। मुहतसिबों की नियुक्ति। औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति की, जो मुसलमानों के धर्म यानी शरीयत आचरण की देख रेख करते थे। मुल्ला औजवाजीह पहला मुहतसिब था। ठीक है, कौन था पहला मुहतसिब? व मुल्ला औजवाजीह थे। ठीक है, मुहतसिब के अन्य कार्य जुआ
घरों एवं वेश्यावृत्ति को रोकना, माप और तौल की निगरानी करना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकना, हिंदू मंदिरों एवं पाठशालों को नष्ट करना तथा मिल्लत यानी मुस्लिम प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना था। किंतु मुहतसिब नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। साम्राज्य में भांग उत्पादन, शराब व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं। जजिया विवाद देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जजिया विवाद। 1679 ईस्वी में सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। जजिया सर्वप्रथम मारवाड़ में लागू किया, जिसे औरंगजेब ने दारुल हर्ब घोषित किया था। जजिया कर लगाने का मेवाड़ शासक राज सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने विरोध किया। इटली के यात्री मनुची ने इसका वर्णन किया है, जहां आरा बेगम ने जजिया लागू करने का विरोध किया था। जजिया की वसूली के लिए गैर मुसलमानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रथम श्रेणी के लिए 48 दिरहम सही पढ़ रहे हैं हम, गलत, सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, दिहरम, 48 दिहरम, हम भी कहाँ ध्यान रख रहे हैं, 12 रुपये के बराबर था उस समय 48 दिहरम। द्वितीय श्रेणी के लिए 24 दिहरम जो कि 6 रुपये के बराबर था, एवं तृतीय श्रेणी के लिए 12 दिहरम जो कि 3 रुपये के बराबर था। मनुची जजिया लगाने का मुख्य कारण रिक्त राजकोष बताता है। 1704 ईस्वी में दक्कन से जजिया कर हटाना पड़ा। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, क्योंकि वह राजपूतों व मराठों के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना चाहता था। खफी खां लिखता है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था, जबकि जजिया से हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए। औरंगजेब की जजिया लगाने की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम बनाना था। ठीक है, एक रणनीति था उसका। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। राजपूत नीति देख लेते हैं दोस्तों। औरंगजेब ने अकबर के काल से चली आ रही राजपूत नीति में अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण परिवर्तन कर राजपूतों की सहानुभूति व समर्थन खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ थे। औरंगजेब के समय आमेर का मिर्जा राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत राजा थे। उत्तराधिकार युद्ध में जय सिंह व जसवंत सिंह ने प्रारंभ में दारा का साथ दिया था। अंततः औरंगजेब सदैव सशंकित रहता था। ठीक है। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को 7000 का मनसब दिया। जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की एवं दक्षिण में औरंगाबाद में जय सिंहपुरा का निर्माण करवाया। 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो गई। मुगल बादशाहों ने मिर्जा राजा जय सिंह को शाही फरमान द्वारा अपनी जागीरों में मकराना के संगमरमर के प्रयोग से रोका। ठीक है।
क्या था, मुगल बादशाहों ने मिर्जा राजा जय सिंह को शाही फरमान द्वारा अपनी जागीरों में मकराना के संगमरमर के प्रयोग से रोका था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ 1678 ईस्वी में जमरूद के युद्ध यानी अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जमरूद का युद्ध मानी अफगानिस्तान में जो हुआ था 1678 ईस्वी में, जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाज़ा क्या हुआ दोस्तों, टूट गया, औरंगजेब ने कहा था। आगे है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह के मृत्युपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह को शासक न बनाकर जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पौत्र इंद्र सिंह को शासक बनाया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर उसे मारवाड़ का शासक बनाने का वचन दिया, किंतु दुर्गादास यानी जसवंत सिंह का सेनापति के नेतृत्व में मारवाड़ के सरदारों ने इस प्रस्ताव को ठुकराकर अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। दुर्गादास ने अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाने के लिए सिरोही के कोलिंदी गांव में जयदेव की पत्नी के पास रखा। मुगलों के साथ मारवाड़ के इस युद्ध में मेवाड़ ने भी मारवाड़ के राठौरों का साथ दिया, क्योंकि अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए निर्वाह के लिए रहने के लिए केवला की जागीर दी। दुर्गादास ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए 1680 ईस्वी में राज सिंह के साथ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया। औरंगजेब के पुत्र अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री सफियतुन्निसा का दुर्गादास ने मुस्लिम संस्कृति के अनुसार पालन पोषण किया। ठीक है, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। औरंगजेब के पुत्र अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री सफियतुन्निसा का दुर्गादास ने मुस्लिम संस्कृति के अनुसार पालन पोषण किया। क्या ये लिखता है राइटर लोग, डायरेक्ट नहीं लिख देता है कि औरंगजेब का पोता बुलंद अख्तर और उसकी पुत्री। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों से संघर्ष 30 वर्ष 1679 से 1707 ईस्वी तक चला, जब तक वो मर ना गया। अंत में 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। कर्नल टॉट ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसिज कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नल टॉट ने दुर्गादास को क्या कहा है, राठौड़ों का यूलिसिज कहा है। बूंदी के दुर्जन हाड़ा ने भी राठौड़ों की सहायता की थी। दुर्जन हाड़ा ने भी राठौड़ों की क्या की थी, हेल्प की थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ के राज सिंह ने विजय कटकात की उपाधि औरंगजेब के विरुद्ध धारण की। राज सिंह ने 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण शुरू करवा दिया एवं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह को लेकर भी राज सिंह एवं औरंगजेब में विवाद था। मेवाड़ का शासक राज सिंह जजिया लगाने से नाराज था। उसके पुत्र जय सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को बगावत
करने में मदद की। 24 जून 1681 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जय सिंह व औरंगजेब के बीच बीकानेर के राजा श्याम सिंह की मध्यस्थता से उदयपुर की संधि हो गई, जिसके तहत औरंगजेब ने मेवाड़ पर जजिया की एवज में मादलपुर या मांडल व बेदनौर के परगने लिए। इस प्रकार 1681 ईस्वी में मुगल सिसोदिया समझौता हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। विजय अभियान देख लेते हैं। पहला, असम एवं पूर्वी भारत। औरंगजेब का प्रथम अभियान असम यानी कामरूप, पहले प्राचीन नाम था, के अहोम शासकों पर हुआ, जिसके साथ औरंगजेब का लंबा संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, जिसने 1661 ईस्वी में कूच बिहार व 1662 ईस्वी में अहोम को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की संधि मानने को बाध्य किया। 13 मार्च 1662 ईस्वी को मीर जुमला की फौज ने अहोम की राजधानी गणगांव पर नियंत्रण कर लिया। मीर जुमला का वास्तविक नाम दोस्तों मुहम्मद सईद था। 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार मीर जुमला ने असम के शासक जयध्वज को सिख गुरु तेग बहादुर के माध्यम से संधि के लिए विवश किया। 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार मीर जुमला ने असम के शासक जयध्वज को सिख गुरु तेग बहादुर के माध्यम से संधि के लिए विवश किया, लेकिन 1667 ईस्वी में चक्रध्वज ने पुनः मुगलों से अपने इलाके छीन लिए। 1671 ईस्वी में अहोमों ने मुगलों से अपने इलाके दोबारा छीन लिए। 1681 ईस्वी में मुगलों एवं अहोम राज्यों के बीच एक संधि हुई, जिसके द्वारा अहोम ने मुगलों को कुछ हाजी छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अहोम पर मीर जुमला के अभियान का वर्णन मिर्ज़ा मुहम्मद हाजिम के आलमगीरनामा में है। मिर्ज़ा नाथन ने 17वीं शताब्दी में बहारिस्तान ए गैबी लिखा, जिसमें बंगाल, असम, कुछ बिहार एवं उड़ीसा में मुगलों द्वारा किए गए युद्धों का इतिहास है। नोट: असम के वंशावली रिकॉर्ड बुरंजी कहलाते हैं, जिनमें अहोम साम्राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां दोस्तों, को बंगाल का गवर्नर बनाया। इसने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया तथा अराकान के शासक से चटगांव एवं सोन द्वीप जीता तथा चटगांव का नाम दोस्तों इस्लामाबाद रखा। ठीक है, याद रखिएगा, चटगांव का क्या नाम रखा? इस्लामाबाद। आगे 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया था। औरंगजेब के समय पहली बार लद्दाख जीतकर वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों औरंगजेब के दक्षिण अभियान व नीति। आइए, औरंगजेब 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक 8 वर्ष तक दक्षिण का सूबेदार रहा। औरंगाबाद दक्षिण सूबे की मुगलों की राजधानी थी, अतः औरंगजेब को दक्षिण की स्थिति का अच्छा ज्ञान था। औरंगजेब दक्षिण के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों बीजापुर व गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करना चाहता था,
क्योंकि मराठों की शक्ति समाप्त करने के लिए बीजापुर व गोलकुंडा को समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजापुर, औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद को अपनी तरफ मिलाकर बीजापुर को आत्मसमर्पण की संधि मानने के लिए सहमत किया। सितंबर 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को खान का पद व 1,00,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। सिकंदर की बहन सहर बानो की शादी औरंगजेब के लड़के शाहजादे आजम से हुई। ठीक है, आगे गोलकुंडा। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा बड़े हीरों की बिक्री का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। गोलकुंडा की हीरे की खान सुने हैं ना। आगे, मदना एवं अखना नामक 2 भाइयों का गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह का अत्यधिक प्रभाव था। अबुल हसन कुतुब शाह का अत्यधिक प्रभाव था। अबुल हसन गोलकुंडा विलय के समय शासक था। गोलकुंडा के सेनापति अब्दुल रज्जाक लारी की वीरता से औरंगजेब अत्यधिक प्रभावित हुआ एवं उसे मुगल सेवा में ले लिया गया। अब्दुल्ला गनी नामक अफगान ने विश्वासघात करके गोलकुंडा के किले का फाटक खोल दिया, जिससे किले पर आसानी से फतेह हो गई। औरंगजेब ने अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में जीता गया अंतिम दुर्ग बाजिनगेरा यानी वजनजीरा था। मुगल काल में बीजापुर एवं गोलकुंडा के शासकों को तरफदार कहा जाता था। नंबर 3, औरंगजेब व मराठों का अहमदनगर। बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। मराठों को अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने क्या किया, अपने सेना में क्या किया, भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शुरू कर दिया। स्वतंत्र रूप से मराठों व मुगलों से पहला संघर्ष 1657 ईस्वी में तब हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर व जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध किया। शिवाजी 1640 से 1680 ईस्वी तक, संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक एवं उसकी विधवा ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी तक उसकी युद्ध किया। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां दक्षिण का मुगल सूबेदार जो था ने शिवाजी पर आक्रमण किया तथा पूना, शिवपुर व चाकन आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर चुपके से आक्रमण कर दिया। इसमें शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया। ठीक है, आगे आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के दमन के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को 24 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। ठीक है, आगे नोट है, संधि की शर्तें शिवाजी के टॉपिक में देखा जाए, मतलब ये कहा जा रहा है जब शिवाजी का टॉपिक आएगा ना, इसके बाद मराठा साम्राज्य दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इसकी संधि की जो शर्तें हैं उसको देखने के लिए कहा रहा है। हालांकि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं बताता हूँ तो उसके लिए मुझे ग्राफ लगाना होगा PDF के लिए। चलिए
अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर जिन लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर वो संधि की मांग करते हैं तो दरअसल नहीं, उस टॉपिक में ही पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं याद दिला दूंगा कि जब हम लोग औरंगजेब पढ़ रहे थे तो उसमें जो है ये संधि की जो बातें थी वो यहाँ से ली गई हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई नहीं, इस संधि को हम लोग शिवाजी के टॉपिक में पढ़ लेंगे। आगे, पुरंदर की संधि के दौरान मनुची की उपस्थिति था। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में भी उपस्थित हुए। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में नज़रबंद रखा गया, किंतु वे चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि शिवाजी बहुत चालाक थे दोस्तों, ठीक है, हल्के में ले रहा था ये। शिवाजी का पुत्र संभाजी संगमेश्वर के युद्ध के बाद 1689 ईस्वी में मुगलों द्वारा पकड़ा गया तथा संभाजी व उसके कान्यकुब्ज के ब्राह्मण मंत्री कवि कलश को इस्लाम स्वीकार न करने पर मार्च 1689 ईस्वी में मार दिया गया। कान्यकुब्ज को मतलब ये लोग इस्लाम नहीं स्वीकार किए तो इसलिए इनको मार दिया गया। आगे, औरंगजेब 1682 ईस्वी में अपनी मृत्यु पर्यंत दक्षिण में ही रहा और SR शर्मा के अनुसार दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, ठीक है। आगे, यदुनाथ सरकार के अनुसार जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। दक्षिण अभियान के 25 वर्षों में औरंगजेब ने अपने बेहतरीन सेनापति, सैनिक व धन खोया, जिससे साम्राज्य की सैनिक शक्ति व अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। औरंगजेब को दक्कन का सम्राट कहा जाता था। दक्षिण में विद्रोह का दमन करते हुए व मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए ही 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, 3 मार्च 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में फ़कीर बुरहानुद्दीन यानी शेख जैन उल हक की मज़ार के पास दफना दिया गया। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह देख लेते हैं। पहला है दोस्तों बुंदेला विद्रोह। मुगलों व बुंदेलों के बीच पहला संघर्ष जो है मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी। बुंदेला शासक वीर सिंह ने जहांगीर के कहने पर 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। हिंदी का प्रसिद्ध कवि केशव वीर सिंह बुंदेला का आश्रित था। आगे दोस्तों, ओरछा का शासक चंपत राय उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के साथ था, किंतु 1661 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। यह औरंगजेब के काल में प्रथम विद्रोह था। चंपत राय ने पराजित होकर आत्महत्या कर ली। शर्म के मारे चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह जारी रखा। छत्रसाल ने यद्यपि पुरंदर की संधि व बीजापुर के घेरे के दौरान मुगलों की सहायता की थी, ठीक है। आगे, अंत में 1705 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि कर ली, इसे 4000 का मनसब दिया व राजा घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। 1731 ईस्वी में छत्रसाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने बुंदेलखंड राज्य को आपस में बांट लिया। आगे, आपस में बांट लिया। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह मथुरा, आगरा व दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने किया। जाटों ने आर्थिक कारणों से विद्रोह किया। जाट विद्रोह में अधिकतर किसान थे, जिनका नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया है। जाट विद्रोह की शुरुआत
1669 ईस्वी में मथुरा के पास तिलपट के जाट जमींदार गोकुला के नेतृत्व में हुई। गोकुला जाट ने मथुरा के सूबेदार अब्दुल नबी को मार डाला। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खां ने गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। जाट विद्रोह को सतनामियों ने भी समर्थन दिया था। 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने अधिक संगठित रूप से दूसरा विद्रोह किया। इसमें जाटों ने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा व अकबर की कब्र में हड्डियां निकाल कर उन्हें जला दिया। 1688 ईस्वी में अकबर के पोते बीदर बख्श व आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजा राम को पराजित किया। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रखा। चूड़ामन ने भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की, परंतु वास्तविक जाट शक्ति को चूड़ामन के भाई भाव सिंह के पुत्र बदन सिंह ने एकत्रित किया। चूड़ामन के विद्रोह का केंद्र थीम था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अफगान विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। 1667 ईस्वी में भागू नामक एक यूसुफ जई सरदार ने मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर स्वयं को उसका वजीर घोषित किया। वह अफगान विद्रोह की शुरुआत हुई। मुगल सूबेदार अमीर खान ने विद्रोह को कुचल दिया। अफगान विद्रोह का उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना व रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने इसे पृष्ठभूमि प्रदान की। 1672 ईस्वी में अफरीदी सरदार अकमल खान ने फिर विद्रोह किया व अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्का भी चलवाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर विद्रोह का दमन किया व कूटनीति द्वारा अफगानों की एकता तोड़ दी। नंबर 4 है दोस्तों, सतनामी विद्रोह। आइए देख लेते हैं सतनामी विद्रोह क्या था। 1672 ईस्वी में नारनौल यानी हरियाणा नामक स्थान पर वीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों व मुगलों के बीच युद्ध हुआ। यह मूलतः कृषक विद्रोह था। सतनामी वैरागियों का एक धार्मिक पंथ था जिसकी स्थापना 1657 ईस्वी में नारनौल में हुई। ये शुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा के अनुयायी थे। ये मूलतः कबीर की परंपरा में विश्वास करते थे। साथ ही रैदास व दादू जैसे संतों को भी अपना गुरु मानते थे। ठीक है, आगे सतनामी अधिकतर किसान, मजदूर, दस्तकार व नीची जाति के लोग थे। बालों को मुंड कर रखने के कारण उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। आगे सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी व मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े के कारण हुई। सतनामी विद्रोह को राजा बिशन सिंह कछवाहा ने दबा दिया। सतनामी विद्रोह में राजपूत जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया। सतनामी विद्रोह के दमन में अंधविश्वासों का भी सहारा लिया गया। मोहम्मद साकी के अनुसार युद्ध में सतनामियों ने महाभारत की महान लड़ाई सा दृश्य प्रस्तुत किया। नंबर 5, शहजादा अकबर का विद्रोह। मेवाड़ व मारवाड़ के दुर्गादास के सहयोग से शहजादा अकबर ने 1681 ईस्वी में अपने को बादशाह घोषित कर दिया तथा
औरंगजेब की सेना पर अजमेर के पास आक्रमण किया। पराजित होकर अकबर दुर्गादास के साथ दक्षिण में संभाजी की शरण में गया एवं पाली नामक गांव में संभाजी से मिला, किंतु अंत में फारस भाग गया, जहां उसकी 1706 ईस्वी में मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी पुत्री जेबुन्निसा को निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया, क्योंकि वह विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार करती थी। दिल्ली में जेबुन्निसा ने एक पुस्तकालय बैत उल उलूम की स्थापना की थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को भारत को व्याकुल करने वाला कहा। नंबर 6 पॉइंट दोस्तों, सिख विद्रोह। सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ सबसे अंत में विद्रोह किया। सिख विद्रोह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को इसलिए मृत्युदंड दे दिया कि उसने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इसके बाद सिख विद्रोह शुरू हुआ, जहां दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। वहां गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख विद्रोह जारी रखा तथा मखोवल के पास आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। उसने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर उसका नाम खालसा रख दिया। खालसा की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई। 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा नाम के पत्रों का संकलन फारसी भाषा में भेजा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह से औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों के विरुद्ध सहायता मांगी। इसके लिए वे दक्षिण गए, जहां गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने उन्हें चाकू से जख्मी कर दिया। 2 माह बाद उन्होंने अपना अंत निकट जानकर 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को अपना शरीर क्या किया दोस्तों, चिता को सौंप दिया। ठीक है, आगे 7वां पॉइंट, कवि खुशाल खां खटक ने 1675 ईस्वी में भी विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का परिवार देखते हैं। चलिए, औरंगजेब की पत्नियां दिलरास बेगम, जिसे हम रबिया उद दौरानी कहते हैं, औरंगजेब की प्रथम पत्नी थी। दिलरास बेगम आजम 1653 ईस्वी और अकबर 1657 ईस्वी दिलरास बेगम से उत्पन्न औरंगजेब के पुत्र थे। ठीक है, मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा जीवित पुत्र था। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुअज्जम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मुअज्जम का जन्म 1643 ईस्वी में नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। किससे हुआ था? नवाब बाई के गर्भ से। नवाब बाई राजौरी के राजा की पुत्री थी। काम बख्श औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र था। कौन? काम बख्श। काम बख्श का जन्म 1667 ईस्वी में उदयपुरी महल एक जॉर्जियाई दासी के गर्भ से हुआ। 13 जनवरी 1709 ईस्वी को मुअज्जम तथा काम बख्श के बीच हुए युद्ध में काम बख्श पराजित हुआ, वह मर गया, मतलब उसे मार डाला गया। ठीक है, आगे औरंगाबादी महल एवं उदयपुरी महल भी औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगाबादी महल एवं उदयपुरी महल भी जो है वो औरंगजेब की अन्य पत्नियां थीं और हीराबाई उसकी रखैल थी। जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, जिन्नतनिसा, बदरुन्निसा एवं
जुबदुन्निसा औरंगजेब की पुत्रियाँ थीं। औरंगजेब के 2 पुत्रों मोहम्मद सुल्तान, जिसे हम नवाब बाई से थे, 1637 ईस्वी में जन्म लिए थे, तथा अकबर की मृत्यु जो है वो औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। ठीक है, 2 पुत्र उसके मर चुके थे। आगे विविध तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। औरंगजेब फारसी लिपि, नस्तालिक एवं शिकस्त लिखने में निपुण था। औरंगजेब ने सुंदर लेखन को संरक्षण दिया। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने के कारण औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा सका। औरंगजेब के चरित्र की मुख्य कमजोरी उसका अविश्वासी होना था। लेकिन यार ये 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो हुमायूं भी तो एक ऐसा शासक था जो कि 2 बार गद्दी पे बैठा था। ठीक है, पहले बैठा था, फिर हार गया, फिर बैठा, फिर मर गया। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब की नीतियों से राजकोष रिक्त हो गया। औरंगजेब कट्टर धार्मिक मुसलमान होते हुए भी 5 वक्त की नमाज एक साथ अदा करता था। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक था। इटली का वैद गमेली करेरी औरंगजेब के काल में भारत आया था। उसने 1695 ईस्वी में औरंगजेब को देखा व औरंगजेब के अंतिम वर्षों का सुंदर वर्णन किया है। मुगल काल में औरंगजेब के काल में सबसे विशाल व कुशल तोपखाना था। गंज ए सवाई क्या है देखते हैं। औरंगजेब के पास गंज ए सवाई नामक जलपोत था जो 80 तोपों व 400 तोड़ीदार बंदूकों से सुसज्जित था। इसे समुद्री डाकू कैप्टन अवेरी ने पकड़ लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने शासन के 6ठे वर्ष यह आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य एवं प्रशासनिक कार्यों के सिवाय आमोद प्रमोद हेतु कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा। ठीक है, संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था, इसके विषय में जिक्र नहीं है। चलिए शायद उसके प्रशासन वगैरह में आए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा औरंगजेब का टॉपिक आज ख़त्म होता है और हम लोग कल नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस जो है आप लोगों को सही टाइम पे मिल जाए और आप लोगों को जो भी समस्या होगा। और इसमें एक पॉइंट छूटा है दोस्तों, जो कि हमारे मराठा साम्राज्य में जब हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी का जो पुरंदर की संधि में जय सिंह के संग जो संधि हुआ था उसमें जो शर्तें थीं उनको हम लोगों को पढ़ना है। वो जब मैं मराठा पढ़ाऊँगा तो प्लीज़ जो वीडियो को देख रहा है निरंतर रोज़ वो प्लीज़ मेरे को वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर औरंगजेब के टॉपिक में वो था संधि। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।